नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर 1 का। इससे बाहर आपके चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जितना भी चैप्टर 1 का VVI क्वेश्चंस बनता है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे बाहर चैप्टर 1 का एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो 2025 के लिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चंस को आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का बात किया जा रहा, तो J.M. किम्स, ठीक है, यानी जॉन मेनाई किन्स। अगर आपसे यहीं पर आप लोग ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो एडम स्मिथ लगाइएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाए आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक तो J.M. किम्स, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का है 2 नंबर, संग्रह का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। तो संग्रह का जो अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र से। तो समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास समष्टि ना रहकर व्यापक अर्थशास्त्र रहे तो ये हो जाएगा, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली क्या है। यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा जो प्रदत्त ऋणों की वसूली है वो क्या होती है, तो पूंजीगत प्राप्तियां होती है, ठीक है। क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियां। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर है हम लोगों का, अन्य बातें समान रही तो करों में कटौती से उपभोक्ता में क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, अन्य बातें समान है, सभी चीज़ें समान है। करो यानी कि जो टैक्स होता है, टैक्स में अगर कटौती कर दी जाए, जैसे कि मान लीजिए 5 रुपया किसी भी सामान पर हमें टैक्स लग रहा है और टैक्स घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, ठीक है, 1 रुपया कर दिया जाए, तो उपभोक्ता यानी खरीदने वालों पर क्या होता है, तो उसकी आय में वृद्धि होगी। मान लीजिए हम जहाँ 4 रुपया टैक्स घटाकर 4 रुपया बेसी दे रहे हैं और 1 ही रुपया देना पड़े, जहाँ 5 दे रहे हैं वहाँ हमें 1 ही रुपया देना पड़े और 4 रुपया हमारे पास बचेगा, तो आय में, उपभोक्ता की आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारी जो आय में है वो वृद्धि होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर, खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है। यानी खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ों का आयात और निर्यात जैसे कि बाहर देशों में भी किया जा सकता है। मान लीजिए ये एक देश है, ठीक है, इससे प्रोडक्ट जो है बनकर बाहर भी जाता है और बाहर से अंदर भी आता है, तो ये हो जाएगी खुली अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था यानी कि इसी में बन रहा है और इसी में बिक रहा है, तो ये हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। तो ठीक है, अपेक्षा में कैसी होगी, तो खुली अर्थव्यवस्था के अपेक्षा में बंद अर्थव्यवस्था क्या होगी, छोटी होगी। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 6 नंबर, विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या होता है। यानी जब विदेशी आय में जब वृद्धि होगा तो घरेलू निर्गत और निर्यात जो होगा उसमें जो है हम लोगों का वृद्धि होगा, कि क्या होगा, वृद्धि। तो भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 7 नंबर है, समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है। तो याद रखिएगा एकदम, समष्टि स्तर का जो निर्णय लेता है वो राज्य लेता है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा, समष्टि स्तर पर जो निर्णय लिया जाता है वो राज्य लेता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, यही सब क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छा से रटते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसे
अपने कॉपी में नोट डाउन करके या फिर वीडियो पॉज कर करके आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो वैकल्पिक नाम है वो आय सिद्धांत है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम जो है वो आय सिद्धांत है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 9 नंबर है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है वो होता है कीमत स्तर से। ठीक है, कीमत स्तर से होता है, उसके बाद राष्ट्रीय आय पर उत्पादन से, उसके बाद रोजगार स्तर से। तो इन तीनों चीज़ों से जो है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 10 नंबर, आर्थिक महामंदी की अवधि थी। तो जो आर्थिक महामंदी आई थी उसकी जो अवधि थी 1929 से 1932। ठीक है, आर्थिक महामंदी की जो अवधि थी 1929 से 1932 थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का है 11 नंबर, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। तो माइक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी कि छोटा। तो माइक्रो शब्द का जो प्रयोग है वो रेगर्न फ्रिज ने किए थे। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर है, बचत प्रवृत्ति जिस परिवर्तन के बारे में परिवर्तन बताती है वह है। यहाँ पर 2 बार लिखा गया है में। ठीक है, बचत प्रवृत्ति जिस परिवर्तन के बारे में परिवर्तित बताता है वह है। तो वह जो होता है आय के कारण बचत। ठीक है, आय के कारण बचत। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हमें अर्थव्यवस्था के यौगिक चारों जैसे राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय आय का, ठीक है, उसके बाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संबंधित समस्याओं, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि का, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में ये क्या क्या राष्ट्रीय आय संबंधित समस्याओं, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि का, उसके बाद संपूर्ण समाज में उत्पादन एवं आय के वितरण, आय का जो वितरण, उसके बाद इन सभी चीज़ों का जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से, इन विषयों में, इनमें से सभी विषयों का। ठीक है, तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 14 नंबर, एक देश में विदेशी पूंजी का आगमन से, अगर किसी देश में विदेशी पूंजी का आगमन होता है तो उसमें जो है निर्यात और उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, निर्यात और उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 15 नंबर, केन्स का अर्थशास्त्र है। तो केन्स का जो अर्थशास्त्र है वो क्या बताए थे? तो पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है। ठीक है, पूर्ण रोजगार का जो अर्थशास्त्र है वो केन्स ने बताए थे। तो 15 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 16 नंबर है, सरकार द्वारा दिए गए नए हस्तांतरण भुगतान, यानी सरकार के द्वारा जो हस्तांतरण भुगतान दिए जाते हैं वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जो भी सरकार के द्वारा हस्तांतरण, यानी कि बाढ़ आती है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें जो हस्तांतरण भुगतान किया जाता है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती है, उसे फिर सरकार को दोबारा कोई देता नहीं है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में उसकी क्या होती है? सम्मिलित नहीं होती है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 17 नंबर, निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है? तो आर्थिक मंदी का जो लक्षण है वो क्या है? रोजगार के स्तर में कमी, औसत मूल्य स्तर में कमी, उसके बाद उत्पादन में गिरावट, इनमें से सभी। तो जो है आर्थिक महामंदी का सबसे बड़ा कारण ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, रोजगार स्तर में कमी, अगर रोजगार आएगी, रोजगार युवाओं को नहीं मिलेगा तो भी समस्या, औसत मूल्य स्तर में कमी, जो देश की जीडीपी होनी चाहिए उसमें भी गिरावट आएगा तो उसमें भी कमी, और उत्पादन, यानी कि जब चीज़ें उत्पादन नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? तो इनमें से सभी कारण है कि आर्थिक महामंदी आने का, आर्थिक महामंदी की लक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न 18 नंबर है हम लोगों का,
फार्म क्षेत्र पूंजी बाजार से पूंजी उधार लेते हैं, यानी फार्म क्षेत्र पूंजी जो बाजार से पूंजी उधार लेते हैं तो वो जो होते हैं वो निवेश करने के लिए, ठीक है। कोई भी दुकानदार जो फार्म से उधार लेते हैं या फिर जो शुरू शुरू में क्या खोलते हैं दुकान तो क्या करते हैं, निवेश करने के लिए तो लेते हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 19 नंबर है। एक चतुक्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्तें, यानी कि एक चतुक्षेत्रीय, ठीक है, और एक या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की जो शर्तें होती है वो होती है बचत प्लस कर, ठीक है, प्लस आयात निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात, ठीक है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 20 नंबर। शुद्ध निर्यात है। शुद्ध निर्यात उसे कहते हैं जो कि निर्यात और आयात का अंतर होता है, ठीक है। निर्यात और आयात का जो अंतर होता है उसे शुद्ध निर्यात कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 21 नंबर है। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किसका है। पूर्ति जो है वो स्वयं मांग का क्या करती है, सृजन करती है, मांग का सृजन करती है। तो यह कथन जो है ये कथन किसका है, तो ये कथन जेबी से है, यानी कि जीन वेस्टिन्स का है ये कथन, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 22 नंबर प्रश्न है। केन्स के बचत निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण नियम में से किस बिंदु पर होगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु है, ठीक, बचत का मतलब सेविंग और निवेश का मतलब इन्वेस्ट, तो सेविंग बराबर इन्वेस्ट, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 23 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, यानी पूर्ति का जो नियम है उसे कौन फलन प्रदर्शित करता है। तो S बराबर F ब्रैकेट में P, तो ये आप लोग याद कर रख लीजिए, ठीक है। पूर्ति का जो नियम का फलन है वो S बराबर F प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है, यानी मांग और पूर्ति के जो दोनों शक्तियाँ हैं, ठीक है, तो इन शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। तो मार्शल का ये कहना है, किसका कहना था, मार्शल का। निम्नलिखित में से किसके अनुसार, तो मार्शल के अनुसार यह कहना था। अगला प्रश्न हम लोगों का 25 नंबर प्रश्न है। अतिरेक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अतिरेक मांग उत्पन्न होने में निम्न में से कौन सा कारण है। अतिरेक मांग जो उत्पन्न होता है इसके क्या कारण है कि अतिरेक मांग उत्पन्न होता है। तो अतिरेक मांग मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, यानी मुद्रा की जो पूर्ति में वृद्धि होती है उसके कारण भी उत्पन्न होता है, ठीक है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में जब वृद्धि होगा तब भी ये उत्पन्न होगा, और करों में जब कमी होगा तब भी ये उत्पन्न होता है। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अतिरेक मांग, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 26 नंबर। ऊंची मूल्य, अगर किसी वस्तु का मूल्य ऊंचा होगा तो उसकी जो मांग है, खरीदने वाले का जो संख्या है वो क्या होगा, कम होगा। अगर मांग ऊंची होगी तो खरीदेंगे लोग कम, तो कम मांग होगा, ठीक है, मांग उसकी क्या होगी, कम होगी। अगला प्रश्न हम लोगों का 27 नंबर। पूंजी खाते में निम्न में से कौन मद आते हैं। तो पूंजी खाते में क्या क्या आते हैं, सरकारी विदेशी ऋण, ये भी पूंजी खाते में आते हैं। निजी विदेशी ऋण, ये भी पूंजी खाते में आते हैं। उसके बाद विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, ये भी पूंजी खाते में आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 28 नंबर। पूर्ति का लोच क्या है जब ES बराबर 0 है। तो ES का मतलब होता है इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी ES का बराबर होता है। तो इलास्टिसिटी जो है ES जो है वो एक क्या होगा, एक से छोटा होगा, एक से बड़ा हो सकता है, फिर एक से
छोटा हो सकता है, या फिर 1 के बराबर होगा, या फिर 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी जो इलास्टिसिटी यानी पूर्त लोच का जो इलास्टिसिटी यानी कि इसका जो 28 का जो आंसर होगा वो पूर्णतः वेलोचदार पूर्ति। ठीक है, पूर्णतः वेलोचदार पूर्ति हो जाएगा, तो इसका सही आंसर। अगला प्रश्न हम लोगों का 29 नंबर है। किम्स के अर्थव्यवस्था में किम्स के जो अर्थव्यवस्था है उसमें निम्न मांग की दशा को निम्न किस नाम से पुकारा जाता है? तो पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन, इन दोनों नाम से किम्स की जो है न्यून मांग दशा को पुकारा जाता है। तो ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी। अगला प्रश्न हम लोगों का 30 नंबर है। अक्षरों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच, तो इसकी जो लोच होती है ये इकाई के बराबर होती है। ठीक है, सीधी पूर्ति रेखा जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। अगला प्रश्न हम लोगों का 31 नंबर है। व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है? तो व्यापार संतुलन का जो अर्थ है वो है हम लोगों का जो व्यापार संतुलन में आता है। ठीक है, जो कि व्यापार संतुलन में आता है पूंजी का लेन देन। ठीक है, पूंजी का जो लेन देन है वो व्यापार संतुलन में आता है। उसके बाद वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, ये भी व्यापार में आता है। ठीक है, व्यापार संतुलन में आता है। उसके बाद कुल क्रेडिट तथा डेबिट यानी जो जमा पैसों का लेन और देन, ठीक है, ये भी क्या में आता है? ये भी व्यापार संतुलन में आता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 32 नंबर। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र की जो विशेषता है वो कौन कौन सी है? तो इसकी जो विशेषता है समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या क्या अध्ययन किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र पर चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के संपूर्ण भाग होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो है समष्टि अर्थशास्त्र में विश्लेषण किया, या विशेषताएं हैं जो कि अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 33 नंबर है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विशेष सम्मिलित है? यानी विशेष रूप से कौन सा अध्ययन सम्मिलित है समष्टि अर्थशास्त्र में? तो विशेष रूप से जो है आय एवं रोजगार सिद्धांत, ठीक है, आय एवं रोजगार सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर पर मुद्रास्फीति का सिद्धांत, ठीक है, मुद्रास्फीति का सिद्धांत, ये भी जो है सामान्य स्तर पर, ठीक, व्यापार चक्रों का सिद्धांत। तो ये तीनों चीज़ों जो है वो एकदम विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 34 नंबर है। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? तो व्यापक अर्थशास्त्र, अभी हम आपको ऊपर में बताए थे, समष्टि अर्थशास्त्र को ही व्यापक अर्थशास्त्र कहा जाता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में ही हम आपको बताए थे। तो समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? तो सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, उसके बाद आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, तो वो इन सभी चीज़ों का जो है समष्टि अर्थशास्त्र में उपयोगिता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 35 नंबर है। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं? तो सामूहिक अर्थशास्त्रियों विरोधाभास, यानी कि जो अर्थशास्त्रीय होते हैं उनका जो विरोधाभास होता है, उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं में शामिल है। उसके बाद व्यक्तिक इकाइयों की अवहेलना, तो ये भी जो है शामिल है। तो ए और बी दोनों इसका, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 35 यानी कि 36 नंबर है। प्रिंट में यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 36 होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का
विषय है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन का जो विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग एकदम रट लीजिए। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं, लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 37 नंबर, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो सामान्य कीमत का जो अध्ययन किया जाता है वो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में, ठीक है, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 38 नंबर है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है, यानी रोजगार सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से, ठीक है। रोजगार सिद्धांत का जो संबंध है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न हम लोगों का 39 नंबर, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। अगर हम लोग पूंजी में स्टॉक करेंगे, ठीक है, पूंजी के स्टॉक करेंगे तो पूंजी निर्माण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूंजी निर्माण, यानी कि पूंजी को बनाना वो पूंजी निर्माण कहलाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। तो स्टॉक कौन है, स्टॉक संपत्ति कहलाता है। अगर हम किसी चीज़ का स्टॉक करते हैं जो कि आगे चल के उससे पैसा हो सके तो वो संपत्ति कहलाता है। जैसे ज़मीन हो गया, सोना हो गया, ये सब संपत्ति चीज़ों में आते हैं। तो 40 का कितना हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी हमने टोटल 40 क्वेश्चंस किए हैं जो कि इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चंस को एकदम पूरा रट लीजिए। इसी तरह का हम सभी सब्जेक्ट का आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इसी तरह का वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।